मेरा नाम राहुल है और मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। मेरे माता पिता तो बचपन से ही मुझे छोड़कर चले गए थे। 5 साल की उम्र से मेरे चाचा चाची ने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया था। उन लोगों ने मुझे सारी ज़िंदगी बहुत प्यार किया था। मेरी चाची मुझे पाल पोस कर बड़ा भी की थी। उन लोगों ने मुझे सारी ज़िंदगी में सिर्फ प्यार के अलावा कुछ नहीं दिया था। मेरी चाची की 2 बेटियां थीं और वो दोनों ही बहुत प्यारी थी। जीते जी मेरे पापा का सपना था कि वह मुझे हायर स्टडी करवाकर किसी कामयाबी इंसान के रूप में देखना चाहते थे, मगर मैं 5 साल की था तभी मेरे पापा और मम्मी इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। लेकिन मेरे पापा मरने से पहले मेरी सारी जिम्मेवारी अब मेरे चाचा को दे दिए थे, यानी कि अपने भाई को। मैं अपने पापा की इकलौता बेटा था। मेरे चाचा ने मुझे बिल्कुल ही अपने बेटे की तरह ही पाला था। चाचा के पास तो कोई भी बेटा नहीं था, इसीलिए वो मुझे अपना बेटा मानते थे। मेरे पापा का बिजनेस बहुत अच्छा था, इसीलिए पापा ने अपने हिस्से की प्रॉपर्टी मरने से पहले मेरे नाम कर दी थी। मेरी प्रॉपर्टी से ही मेरे चाचा की पढ़ाई पूरी करवाई थी। और जबकि मेरे चाचा भी मामूली से कपड़ों का बिजनेस था। चाचा चाची ने बचपन से ही बहुत ख्याल रखा था मेरा। लखनऊ यूनिवर्सिटी से पढ़ाया था मुझे, जबकि मेरा घर अहमदाबाद में था। 10 साल पहले जब मैं यूनिवर्सिटी गया था तो मेरी चाचा चाची से फ़ोन से बात होती थी। जब अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद चाचा चाची के घर आया तो मुझे बहुत खुशी मिली थी, क्योंकि मुझे मेरे बाप माँ के मरने के बाद सब कुछ वही लोग थे और वो लोग मुझे मेरे माँ बाप के रूप में दिखाई देते थे। उनकी 2 बेटियां थीं। बड़ी बेटी का नाम रोशनी और छोटी बेटी का नाम पायल था। दोनों ही बहुत खूबसूरत थी। रोशनी के साथ मेरी बहुत अच्छी दोस्ती थी। मुस्कान तो कब मुझे अपना भाई मानती थी और दोनों में ही उम्र में छोटी ही थी। लेकिन रोशनी का बिहेवियर बहुत अलग था। वो ज़्यादा किसी से बात नहीं करती थी, लेकिन मैंने देखा था बचपन से ही मेरे साथ करीब आने की कोशिश करती थी। रोशनी के अंदर एक कमी थी। रोशनी एक टांग से विकलांग थी। वह ठीक से चल नहीं सकती थी। कई साल गुजरने के बाद हम लोग जवान हो गए। मेरी पढ़ाई पूरी हो गई थी, इसीलिए मुझे अब घर जाना था। मैं घर आया तो सब लोग ने मेरी अच्छी तरह से वेलकम किया था। सब लोग मुझे घर आने की बहुत खुश थे। मैं भी इतने सालों के बाद सबसे मिला था, इसीलिए मुझे खुशी के ठिकाना ही नहीं था। अपने घर तो अपना ही होता है। यहाँ आने के बाद जितना इन लोगों से मिलने की खुशी होती है, उतना ही अपने पेरेंट्स की याद भी आती है। काश अगर वो ज़िंदा होते तो बेटे की पढ़ाई पूरी होने में इतना खुश होते। और अब मुझे अपनी जॉब की तलाश थी, क्योंकि मैं काफ़ी पढ़ा लिखा था, इसीलिए मुझे किसी तरह का गवर्नमेंट जॉब की तलाश थी। और फिर भी वक्त गुजरने के साथ साथ मेरी गवर्नमेंट जॉब भी लग गई थी। समय कई साल आगे बढ़ गया था। इस दौरान पायल का रिश्ता आया था। चाचा चाची बहुत ही कंफ्यूज हो रहे थे कि वह क्या करे। उन लोगों ने इस बारे में कोई मुझसे डिसीजन किया तो मैंने यही बताया कि अगर रिश्ता अच्छा है तो आप कर लीजिए पायल की शादी, क्या दिक्कत है। पायल तो बड़ी बेटी है। पहले वह लोग छोटी बेटी का शादी नहीं करना चाहते थे। वह लोग सबसे अपने बड़ी बेटी का शादी करना चाहते थे पहले, मगर रोशनी की शादी होना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि रोशनी एक टांग से विकलांग थी और उसकी टांग विकलांग होने की वजह से रिश्ते नहीं आ रहे थे। जब पायल की खूबसूरत थी ही, इसीलिए उसके रिश्ते आने लगे। चाचा चाची इस बात से ज़्यादा परेशान हो गए थे। उन लोगों को परेशानी तो मुझसे भी सही नहीं जाती थी। कभी कभी तो पायल को अफसोस भी होता था कि बड़ी बहन की वजह से उसके पेरेंट्स उसके लिए अच्छे अच्छे रिश्ते ठुकरा रहे हैं। लेकिन चाचा चाची अपने दोनों बेटियों के लिए परेशान थे। मैंने उनको यही समझाया था, अगर पायल का रिश्ता आ रहा है तो आप लोगों उसकी शादी करवा दीजिए। इस दौरान रोशनी का भी अच्छा रिश्ता आ सकता है और शादी भी हो जाएगी। हमें रोशनी की वजह से पायल का उम्र नहीं निकलना देना चाहिए, क्योंकि अभी पायल की खूबसूरती होने की वजह से उसके रिश्ते आ रहे हैं। उसकी जवानी उम्र है, लेकिन अगर आगे चल के उसकी उम्र ज़्यादा हो गई तो उसके लिए रिश्ते नहीं आएंगे। अभी तो आप रोशनी के लिए परेशान हो रहे हो, लेकिन आगे चल के कहीं ना कहीं पायल के लिए भी आपको परेशानी झेलनी पड़ेगी। मेरी बात मानो, चाचा बिल्कुल ठीक ही है, आप ऐसा कर दीजिए। मगर चाची इस बात से राज़ी नहीं हो रही थी। चाची कहती थी, पहले ही बड़ी बेटी के रिश्ते नहीं आते,
छोटी बेटी की शादी हो जाएगी तो क्या रिश्ते आएंगे? बिल्कुल नहीं आएंगे, रिश्ते आना बंद हो जाएंगे। तो इसी तरह शादी कभी नहीं होगी। मेरे चाची ने कहा कि आप फिक्र मत करो, रोशनी की शादी जल्दी ही हो जाएगी, लेकिन आपको पहले पायल की शादी करवा देना चाहिए, उसके बारे में सोचना चाहिए। मेरी बात मानते हुए चाचा चाची ने पायल की शादी करवा दी, क्योंकि उसके लिए अच्छे घर से रिश्ता आया था जहाँ पर पायल बहुत खुश रह सकती थी। अब रोशनी घर में अकेली रह गई थी। अफसोस तो उसे पहले बहुत ही था, बड़ी बहन थी, बड़ी बहन का पहले शादी होना था लेकिन नहीं हुई। मगर नसीब में पायल की शादी लिखी हुई थी। रोशनी शुरू से ही मुझसे दोस्ती बढ़ाने की कोशिश करती थी, मगर मैं उसे बहन की तरह देखता था। मैंने कभी भी उसे अपनी गंदी नज़रों से नहीं देखा था। आखिरकार वह मेरी चाचा की बेटियां थी। पायल तो मुझे अपना भाई ही समझती थी, लेकिन रोशनी की अजीब अजीब हरकतें मुझे परेशान करती थी। जब मैं हॉस्टल में रहता था तब वह मुझे अजीब अजीब मैसेज करती थी। उसकी मैसेज से मैं तंग आ गया था। अपना भाई नहीं मानती थी, वो मुझे अपना दोस्त मानती थी, मगर मुझे अपनी बहन के साथ दोस्ती बढ़ाने का कोई शौक़ नहीं था। मैं जब अपने ऑफिस से घर आता था, रोशनी मुझे इंतज़ार से दरवाजे में बैठी होती और फ़ौरन नौकरानी से मेरे लिए पानी लाने के लिए कहती। मुझे उसकी ये हरकतें बड़ी अजीब लगती थी। न जाने क्यों मेरी फ़िक्र करती थी। मैं बीमार होता तो उसे भी बहुत फिक्र होता था। वह कहती कि पायल के जाने के बाद अकेली हो गई हूँ। राहुल, तुम ही तो मुझे कोई बात नहीं करते। तुम चाहो तो मुझसे दोस्ती बढ़ाकर मेरे अकेलेपन को दूर कर सकते हो। मुझे अब ऐसा लगने लगा था कि उसे पायल की शादी होने से गम सता रहा है। उसे लगता है कि पहले उसकी शादी होनी चाहिए थी। अब सब कुछ इसी तरह चल रहा था। एक दिन हम लोग एक अजीब सी खबर मिली। चाचा जी का दुकान में फ़ोन आया कि उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई है। मैं जैसे ही दुकान पर पहुंचा तो तबीयत सच में बहुत ख़राब थी। मैं जल्दी से उन्हें अस्पताल लेकर चला गया। चाचा जी वहाँ 2 दिन तक एडमिट रहे। फिर उसके बाद डॉक्टर ने ऐसी खबर सुनाई जिसके लिए बहुत खतरनाक साबित हुआ। चाचा जी हम लोगों को छोड़कर अब इस दुनिया से चले गए। यह खबर सुनते ही पूरी तरह से सदमा लग गया रोशनी को। वह बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उन लोगों ने मैंने बहुत मुश्किल से संभाला। चाचा जी के मौत में तो मुझे बहुत अफसोस था। आखिरकार वह मेरे पापा का भाई के साथ साथ मेरे पापा भी बने हुए थे। मुझे हमेशा बाप का कमी नहीं महसूस होने दिया था। अब वह भी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। मैं बार बार यही सोच रहा था। चाची रोते हुए बार बार यही कह रही थी कि मैं आपके बिना, रोशनी के बारे में कौन सोचेगा, आपके बिना हम दोनों का क्या होगा। मैंने चाची को तसल्ली दिलाई। आप इतनी परेशान क्यों हो रही हो? रोशनी को कोई ना कोई रिश्ता ज़रूर आएगा, आप इतना परेशान नहीं हो। लेकिन मैं कर भी क्या सकता था। आखिर यही वो समय था जो चाची रोकर अपना दुख बयां कर सकती थी। पूरी तरह से टूट चुकी थी चाची और रोशनी भी। आखिर आप लोगों ने तो मुझे बचपन से ही लेकर अब तक ख्याल रखा है। मैं कभी भी आप दोनों को अकेला नहीं छोड़ूंगा। एक बेटे की तरह आप लोगों की सेवा करूंगा। इसी तरह मैं चाची और रोशनी को बहुत ख्याल रखता था। पायल तो अपने ससुराल में बहुत खुश थी। कई महीनों तो यूं ही गुजर गया, मगर मैंने नोटिस किया कि चाची बातों ही बातों में मुझसे रोशनी की शादी की बात किया करती थी। बार बार यही कहती थी कि मैं चाहती हूँ कि रोशनी की शादी हो जाए, उसके लिए कोई तुम्हारे जैसा लड़का मिल जाए। मैंने चाची से कहा, आप फिक्र ना करें, मैं रोशनी के लिए एक अच्छा रिश्ता तलाश करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने काफ़ी सारे रोशनी के बारे में कहा हुआ था। चाची कहती थी कि बेटा, रोशनी बहुत अच्छी लड़की है, मुझे उसके लिए बिल्कुल तुम्हारे जैसा ही लड़का चाहिए। और मुझे बिल्कुल भी यही लगता था कि मेरे जैसा लड़का मिल जाए तो काफ़ी अच्छा होगा। लेकिन से अपने घर वालों की बहुत परवाह है, जो एक अच्छा ईमानदार इंसान हो। मैं चाची से कहता था कि चाची, आपने ही तो मेरे परवरिश की है, मैं अच्छा भी तो हूँ, आपकी वजह से बन सका हूँ। रोशनी भी तो मेरे बहुत करीब आने की कोशिश करती थी। रात के टाइम में वो मेरे कमरे में आ जाती थी और मेरी फिक्रमंद होने लगती थी। कहती थी, तुम हम लोगों को कितना ख्याल रखते हो। किसी भी बहाने से कभी वह मेरे हाथ पकड़ लिया करती थी, कभी कंधे को टच करने की कोशिश करती थी, मगर मैं उनसे हमेशा दूर रहता था। मुझे भी उसकी फिक्र थी, इसीलिए मैंने कई रिश्तों करने के लोगों के बारे में बात भी कही थी, लेकिन उसके विकलांग होने की वजह से उसके लिए कोई भी अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा था। चाची के बाद अब मेरा पूरा ख्याल भी
रख रही थी। हर दूसरे तीसरे दिन मेरी पसंद का खाना बनाया करती थी। मुझे मेरे दोस्तों से अपनी बातें करवाया करती थी, इंट्रोडक्शन किया करती थी और इनवाइट किया भी करती थी। और फिर उसकी शादी का भी दिन आ गया था। मेरे दोस्त का शादी लगा हुआ था। वहाँ जाने के बाद हम लोगों का बहुत इंजॉय कर रहे थे। हम सब लोग बारात में गए हुए थे। यहाँ पर मर्द और औरतों के लिए अलग अलग खाने का इंतज़ार किया जा रहा था, इसीलिए यहाँ पर मर्दों के लिए काफ़ी खुला खुला सा लग रहा था। सारे लड़के गानों पर डांस कर रहे थे, यहाँ तक कि कोई भी लड़की नहीं थी। मगर जब मेरे दोस्त को शादी होने के बाद विदाई का समय आया तो मेरे दोस्त की वाइफ के साथ एक खूबसूरत सी लड़की को देखा था मैंने, जिसको पहली नज़र में देखकर बस देखता ही रह गया था। उसके चेहरे से नज़र हटाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि वो लड़की बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। मैंने देखा कि विदाई के टाइम उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। वो रोते हुए भी मुझे अच्छी लग रही थी। बारात तो अपने घर वापस जा चुकी थी। मैं भी शादी का खाना खाकर अपने घर वापस आ गया था और यहाँ आने के बाद कपड़े चेंज करने में मैं अपने बिस्तर पर लेट गया और लेटते हुए मुझे नींद आ गई, क्योंकि मैं बहुत थक गया था। इस 5 मिनट की नींद ने मेरी आंखों के सामने उस लड़की का चेहरा घूम रहा था। वह सपनों से मुझसे बातें कर रही थी। तभी अचानक रोशनी ने आकर मुझे जगा दिया। मैं घबरा कर उठा और फिर मुझे मालूम हुआ कि मैं सपना देख रहा था। रोशनी मुझसे कह रही थी कि माँ को बुखार आ गया है, उन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाओ। रोशनी की बातें सुनकर मैं घबरा गया और मैं जल्दी चाची के कमरे में गया। उनको देखा तो बहुत तेज़ बुखार था। मैं उन्हें अपनी गाड़ी में बैठाकर डॉक्टर के यहाँ ले गया और चाची को दवा दिलवा कर ले आया। चाची की तबीयत अब कुछ बेहतर हो गई है। मैं वापस अपने कमरे में आ गया और सोचने लगा कि काश फिर से उस लड़की से मेरी मुलाकात हो जाती, वह सपना फिर से आ जाए। लेकिन फिर भी वह सारी रात लड़की के ख्याल में मुझे नींद नहीं आई। अगले ही दिन मैं ऑफिस चला गया। ऑफिस में बार बार मेरी आंखों के सामने उसी का चेहरा घूम रहा था। घर लौटते समय मेरे दोस्त का फ़ोन आया था। वह मुझे आज तैयार होकर आने बोल रहा था। उसका रिसेप्शन था। मैंने जैसे ही घर पहुंचा तो जल्दी जल्दी तैयार होने लगा और तैयार होता हुआ देखकर रोशनी मेरे कमरे में आई और कहने लगी, आज तो तुम्हें बहुत स्मार्ट लग रहे हो। मैं नहीं चाहती थी कि तुम रिसेप्शन में जाओ। उसकी यह बातें सुनकर मुझे गैर से देखने लगा। वह कहने लगी कि क्योंकि तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, अगर तुम्हें रिसेप्शन में चले जाओगे तो तुम्हें किसी की नज़र लग जाएगी। मैं जल्दी उसकी बात पर मुस्कुरा दिया और मैं घर से निकल गया, क्योंकि मेरे दोस्तों का ही कॉल आ रहा था। अब हम सब एक साथ मेरे दोस्तों का रिसेप्शन में पहुंच गए। मेरी नज़रों वहां तक पहुंचते ही लड़की को ढूंढ रहे थे, लेकिन वह मुझे कहीं नज़र नहीं आ रही थी। मैं बार बार तलाश कर रहा था, लेकिन फिर भी थोड़ी देर बाद वह मुझे दिखाई दे गई थी। पर आज तो वह कल से भी ज़्यादा सुंदर लग रही थी। गुलाबी रंग का सूट और लंबे लंबे बालों की चोटी, वह बहुत ही सुंदर लग रही थी। मैंने तो उसे देखता ही रह गया था। यकीन नहीं आ रहा है कि ज़मीन पर इतनी खूबसूरत लड़कियां भी होती है। मैं अपनी मोहब्बत का दीवाना हो चुका था। इस लड़की को देखने के बाद मेरी दिलचस्पी रिसेप्शन में बिल्कुल भी ख़त्म हो गई थी और मेरे दोस्त बार बार मुझसे कह रहे थे कि तुम्हारा ध्यान कहाँ है, तुम कहाँ खोए हो। मगर मैंने बड़ी मुश्किल से अपने दोस्तों की तरफ ध्यान लगाया था, क्योंकि मेरी नज़रों बार बार उस लड़की की तलाश कर रही थी। मैंने आज भी जब घर आया तो मेरी हालत बहुत बुरी हो गई और बार बार मेरी आंखों के सामने उस लड़की का चेहरा आ रहा था। लेकिन मेरे अंदर बहुत बेचैनी थी। उस लड़की से मिलना चाह रही थी। इसी वजह से मेरे दोस्त की शादी की वजह से मेरे दोस्त ने कुछ दिन गुजर गए। मैंने उसे फ़ौरन ही उस लड़की के बारे में इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कहा। मेरे दोस्त ने इस बारे को कुछ नहीं पता था, लेकिन आखिर किस लड़की को पसंद किया है मेरे बताने के लिए वह समझ नहीं पा रहे थे। इसीलिए मेरे दोस्त ने मोबाइल में अपनी शादी के काफ़ी सारे पिक्चर्स मुझे दिखाए, जिससे मुझे उस लड़की का पता मिल सके। फिर भी मुझे अपने दोस्त को अपने बारे में बताया था। वह उसे फ़ौरन पहचान गया था। उस लड़की को उसकी कज़न ही थी, उसकी बुआ की बेटी थी। मैंने अपने दोस्त से कहा, तुम अपने पापा की बात करो, मैं अपनी चाची से इस लड़की को लेकर जाना चाहता था। इसका रिश्ता मांगने के लिए मेरी बातें सुनकर अचानक मेरे दोस्त को गुस्सा आ गया। वह मुझे समझाने लगा कि यह लड़की तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। वह कहने लगा कि तुम कहाँ और वह कहाँ। मेरे दोस्त का मतलब यह था कि मैं एक अच्छी नौकरी करने वाला, अच्छे परिवार से
करने वाला था, जबकि वह मामूली सी गरीब बाप की बेटी थी। उसके मुताबिक एक ऐसी लड़की को डिजर्व करना चाहिए था, लेकिन वह एक गरीब परिवार की हो। अमीर परिवार में मुझे इस बात का कोई भी मतलब नहीं है। मुझे तो अच्छी लड़की चाहिए। उसने कहा कि फिर तुम कैसे ऐसी लड़की के साथ शादी कर सकते हो? मैंने अपने दोस्त से कहा, तुम नहीं जानते, मैं इसे मोहब्बत करने लगा हूँ और हर पल मैं इसकी शादी करना चाहता हूँ। यही ख्याल में मैं रहता हूँ। मेरा इतनी एक्साइटमेंट देखकर मेरा दोस्त खामोश हो गया। हालांकि वहाँ कुछ कहना चाह रहा था, शायद मुझे इस मामले में रोकना चाह रहा था, लेकिन उसने मुझे नहीं रोका। मैंने उनको काम दिया था कि तुम जाकर अपनी बुआ से बात कर लो। मैं कल अपनी चाची को लेकर आ रहा हूँ। मैं घर जाकर अपनी चाची को इस लड़की के बारे में बताता हूँ ताकि इस रिश्ते से ध्यान दे सके। मैंने घर आकर चाची को उस लड़की के बारे में बताया तो चाची का होश उड़ गए। वह कहने लगी, बेटा यह तुम क्या कर रहे हो? मैं ऐसी कैसे लड़की से रिश्ता कर सकती हूँ जिनको मैं जानती भी नहीं हूँ? चाची की बात करने पर मैं बहुत घबरा गया था। मैं चाची से कहा, आपको सब बताता हूँ, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। वह लड़की मेरे दोस्त की फुआ की बेटी है, गरीब फैमिली से बिलोंग करती है, लेकिन हमें उसकी कुछ नहीं चाहिए। मैं सिर्फ उनसे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन चाची कहने लगी, बेटा मैंने तुम्हारे लिए लड़की देख ली है। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी पसंद की लड़की से शादी करो। मैंने कहा, चाची ऐसी कैसे हो सकता है? मैं उस लड़की से प्यार करने लगा हूँ। मैं अपने दिल हाथों को मजबूत कर चुका हूँ उसके लिए, इसीलिए मैं इसके अलावा और किसी से रिश्ता नहीं कर सकता और शादी भी नहीं कर सकता। मेरी बात सुनकर चाची खामोश हो गई। मैं जिद करने लगा था कि आपको उस लड़की से के घर रिश्ता लेकर जाना ही होगा। मैंने कहने पर चाची कुछ न कही, वह रिश्ता लेकर चली गई। मगर मैंने देखा कि चाची का मूड मेरी तरफ से बहुत ख़राब हो गया था और इन्हीं दिनों रोशनी का भी मूड ख़राब था, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने कई बार देखा कि रोशनी के आंखों में आंसू होते हुए थे, हमेशा आंसू ही था आंखों में। मैं जब भी उसकी आंखों में देखकर उसकी बातें करने की कोशिश करता तो मेरी बात कोई जवाब नहीं देती थी। पहले जिस तरह से वह मेरे करीब रहती थी और जिस तरह से वह मुझसे बातें करती थी, लेकिन अब नहीं करने लगी थी, दूर रहने लगी थी। चाची भी सिर्फ मुझे खाना दिया करती थी और कुछ नहीं। ज़्यादातर मुझसे दूरी बनाने की कोशिश करती थी। इन लोगों का ऐसा बिहेवियर देखकर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। चाची को भी मैं जानता था कि मेरी शादी अपनी पसंद की लड़की से करना चाहता था, मगर रोशनी के बारे में मैं नहीं जान सकता था कि वह मुझसे खफा क्यों है। और पायल को भी जब पता चला मेरा रिश्ता चुका है तो वह बहुत खुश हुई थी, क्योंकि चाची जब उस लड़की के मेरा रिश्ता ले गई थी तो उसके घर वाले कब फ़ौरन इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी थी। उसने मेरे दोस्त ने मेरे बारे में सब कुछ बता दिया था और उन लोगों को यह बात भी हो गई थी कि हमें लड़की के अलावा दहेज में कुछ नहीं चाहिए था। वह लोग बहुत गरीब थे और उनकी बेटी के लिए रिश्ता अच्छे परिवार से होने जा रहा है, इसीलिए लोग बहुत आसानी से मान गए थे। मेरी शादी का डेट फिक्स हो गई थी, लेकिन मैं देख रहा था कि शादी की तैयारियां मेरे कहने पर चाची तो कर रही थी, मगर वह बिल्कुल भी खुश नहीं थी। मैंने चाची को खबर मोड़ देकर उसकी बात और उसे कहने की कोशिश की, रिश्ते के लिए खुश नहीं है क्या आप? चाहती नहीं है कि मेरी मर्ज़ी के मुताबिक वो शादी हो? लेकिन वो कहने लगी, तुम्हारी मर्ज़ी कभी चलने ही नहीं दी है। हमारी मर्ज़ी के बगैर ही तुमने सब जगह अपनी मर्ज़ी चलाई है। ऐसा नहीं है कि तुम्हारी शादी से हम खुश नहीं हैं। मैं खुश हूँ क्योंकि तुम अब मेरे बेटे समान हो, मगर तुम्हारी खुशी में के लिए किसी की खुशियाँ को मार नहीं दिया जाता। चाची की बातों का मतलब मैं समझ नहीं पा रहा था, ना ही मुझे कोई ठीक से समझाया था। मैं सबसे ज़्यादा खुश इस बात का था कि मेरी शादी मेरी पसंद की लड़की के साथ हो रही थी। मेरे होने वाली दुल्हन का नाम नीतू था। नीतू के साथ पाने के लिए मैं बेचैन हो रहा था। आखिरकार मेरी शादी मेरी पसंद की लड़की के साथ हो रही थी। मेरी चाची पायल और अपने थोड़े दोस्तों के साथ नीतू के घर बारात लेकर चला गया था, मगर हैरानी की बात यह थी कि मेरी शादी में रोशनी शामिल नहीं हुई थी। ना जाने रोशनी को क्या हो गया था, वह बहुत उदास सी रहने लगी थी और चिड़चिड़ी हो रही थी।
यार मैं तो अपनी खुशी में मग्न था, मुझे इन लोगों को ना जाने क्यों परवाह नहीं हो रहा था। शादी के सारे रस्में हो जाने के बाद मैं अपनी दुल्हन से विदा करवाकर अपने घर ले आया था। मैं नीतू के साथ पाकर बहुत खुश था क्योंकि वह मेरे घर आ गई थी। हम दोनों अपनी ज़िंदगी की हसीन शुरुआत तो की थी। मैंने उससे अपनी मोहब्बत के बारे में बताना शुरू किया और एहसास हो गया कि मैं उसे इतना प्यार करता था। और फिर धीरे धीरे वह भी मेरे मोहब्बत के बारे में सारी बातें को बड़ी दिलचस्पी से सुनती गई और फिर मेरी मोहब्बत में डूबती चली गई। हम दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहते थे। नीतू घर के सारे काम करती थी मगर न जाने क्यों चाची और रोशनी का मूड हमेशा ख़राब रहता था। एक तरफ रोशनी का नाराज़गी मुझे पसंद नहीं था और चाची अलग ही मुंह बनाए रहती थी। हमेशा सारा टाइम वो अपने कमरे में रहती थी। एक दिन मुझे नीतू ने बताया कि रोशनी की तबीयत ठीक नहीं है। नीतू के मुंह से ये बात सुनकर मुझे रोशनी के लिए परेशानी होने लगी, इसीलिए मैं उनसे मिलने के लिए कमरे में गई। सोचा कि हाल चाल पूछ लेता हूँ, अगर उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो उसे डॉक्टर के यहाँ ले चलूँगा। मैं रोशनी के कमरे में गया, वहाँ जाकर देखा तो रोशनी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे आ गए थे। ऐसा लगता था जैसे वह न जाने कब से नहीं सोई है, रो ही रही है। मैंने उनसे कहा कि रोशनी तुम्हें क्या हो गया है, तुम इतनी बीमार क्यों हो रही हो, क्या तुम्हें कोई परेशानी है। मेरी बात सुनकर रोशनी कहने लगी, आज तुम्हें मेरे कमरे में आने की और मेरा हाल चाल पूछने की फुर्सत मिल गई है। मैंने कहा मुझे तो फुर्सत मिल ही गई है मगर तुम तो मेरी शादी में भी नहीं गई थी, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें डॉक्टर के यहाँ लेके जाता हूँ। मेरी बात सुनकर कहा ठीक है मैं ठीक हूँ, मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना, मुझे नींद आ रही है, तुम मेरे कमरे से जा सकते हो। उसकी ऐसी बेरुखी देखकर मैं चिढ़ गया था और फिर मैं इग्नोर करते हुए कमरे में बाहर आ गया था क्योंकि मैं शुरू से ही ऐसा ही था। मुझे नखरे दिखाना पसंद नहीं था और उसे भाव भी नहीं देता था। नीतू पूछने लगी कि रोशनी को डॉक्टर के यहाँ क्यों नहीं ले गए। मैंने कहा कि अपनी हालात की खुद जिम्मेवार है, क्या पता उसे क्या हो गया है। उधर चाची सारे दिन अपनी बेटी के पास रहती है, मेरी पत्नी के पास बैठना उनको पसंद नहीं है और ना ही उनके साथ वहाँ कोई बातचीत किया करता था। नीतू भी कभी भी रोशनी और चाची की शिकायत नहीं करती थी, जबकि वह खुद ही घर के माहौल देखकर चुपचाप रहती थी। पता नहीं दोनों का ऐसा क्या हो गया था। एक तो मैं इस बात से परेशान था और दूसरी तरफ मुझे एक और परेशानी घेर ली थी। मुझे एक बीमारी हो गई थी जिसके बारे में मैं किसी को कुछ नहीं बता सकता था। डॉक्टर ने कहा कि तुम नामर्द हो और लगता है कि तुम कभी ठीक नहीं हो सकते। डॉक्टर की यह बात सुनकर मुझे एक गहरा सदमा लगा था। इस बारे में मैंने अपनी पत्नी को कुछ नहीं बताया था। मैं चाहता था कि वह मेरी वजह से परेशान हो जाएगी, फिर भी मेरी बीमारी के बारे में सुनकर मुझे छोड़कर चली जाएगी, क्योंकि वह बहुत लड़कियों ऐसी ही होती हैं जो अपने पति की ऐसी बीमारी सुनकर बहुत जल्द ही छोड़कर चली जाती है। मैं अपनी इस बीमारी की वजह से बहुत परेशान रहता था। नीतू मुझसे पूछती थी कि आखिर आपको हुआ क्या है, क्यों परेशान रहने लगे हो आप। तो मैं क्या बताता, मेरे खामोश रहना बेहतर था और इसी तरह मैं धीरे धीरे दूर होता चला गया, बहुत दूर हो गया। लेकिन हैरानी की बात यह था कि नीतू ने कभी भी मुझसे इस बात का लिए हिम्मत नहीं होता था कि वह मेरी मोहब्बत में इतनी पागल हो चुकी थी। जैसा मैं कहता था वह वैसे ही करती थी। मेरे आगे उसने कभी भी कोई सवाल नहीं की थी। कैसा सब्र कर सकती है, कैसे कैसे इस तरह रह जाती थी। उसकी जगह अगर कोई और औरत होती तो ज़रूर ही इस बात पर हंगामा करती। आखिरकार पति पत्नी के हक़ में जो उसके हिस्से का हक़ है वह पूरा नहीं पा रही थी, लेकिन वहाँ फिर भी खामोशी रहती थी। यह बात मेरे लिए बहुत हैरान कर देने वाली थी। मैंने इसे इस बारे में बताने का कोई बार सोचा था, लेकिन हर बार मेरी मर्दानगी सामने आ जाती थी और शर्मिंदा होकर वहाँ से भाग जाता था, कुछ ना बता पाता था। और रात के टाइम पर हम दोनों अकेले होते थे पर उसकी नज़रों नहीं मिला पाता था, इसीलिए दूसरे वाले कमरे में जाकर सोफे में बैठे बैठे सो जाता था। कई दिन इसी तरह गुजर गए। मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगा था। मैं कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अपनी इस बीमारी का क्या करूं। मैं डॉक्टर के पास अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए भी गया था, जिस पर डॉक्टर ने कहा कि आपने
नामर्दी की दवा खाई हुई है। डॉक्टर की बात सुनकर मैं हैरान हो गया था। मैंने डॉक्टर से कहा, आप यह किस तरह की बात कर रहे हो? मैंने तो कई भी दवा नहीं खाई है। डॉक्टर ने मुझे बताया कि आपकी ऐसी कंडीशन नामर्दी की हैवी डोज लेने की वजह से हुई है, जिनको लगभग आप 1.5 महीने से खा रहे हो। आपका इलाज बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऐसी कंडीशन में 10 में से 4% लोग ही इस बीमारी से छुटकारा पाते हैं। मैंने कहा, डॉक्टर मुझे अपना इलाज करवाना है, आप मेरा इलाज शुरू कीजिए। डॉक्टर ने मेरे कहने पर मेरा इलाज शुरू कर दिया था, मगर मैं इसी सोच में था कि आखिर मैंने ऐसी दवा कब और कैसे ली है। मैं तो इस बारे में कुछ भी नहीं जानता था। मैं अपनी यह परेशानी दूर करने के लिए अपने दोस्त के पास चला गया। उसे जब मैंने इस बारे में सब कुछ बताया और कहने लगा, तो ज़रूर तुम्हारे घर में ही कोई मेंबर तुम्हारे साथ ऐसा कर रहा है। तुम खुद तो दवाई नहीं ले रहे हो, इसका मतलब है कि तुम्हारा घर का कोई भी मेंबर तुम्हें खाने में मिलाकर दवाई दे रहा है। अपने दोस्त की बातें सुनकर मैं चौंक गया। मैंने कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है। भला मैं अपने घर का कोई मेंबर के साथ ऐसा क्यों कर सकता है मेरे साथ? मुझे खाना में मेरी पत्नी दिया करती है, लेकिन मेरी पत्नी ज़्यादातर घर में ही रहती है। भला उसे यह दवाई कौन ला कर देगा? वह किसी से मिलती जुलती भी नहीं है। जब से मेरी शादी हुई है, उसने घर से एक कदम भी बाहर नहीं रखा है। तो मेरे दोस्त इतना हिंट दे रहा था कि यह सब कुछ कोई घर वाला ही कर सकता है। इसीलिए मैंने अपने घर वालों पर नज़र रखना शुरू कर दी। मैंने अब बहाने बनाना, चाची और रोशनी से बातचीत करनी शुरू कर दी थी। मैं देख रहा था कि उन लोगों से व्यवहार कैसा मेरी पत्नी के साथ है, मगर फिर भी वह ज़बरदस्ती उन लोगों के साथ बातचीत कर रहा था, ताकि उन लोगों से बातचीत का अंदाज से मुझे पता चल सके कि मेरे साथ ऐसा कौन कर रहा है। और मैं अपनी पत्नी पर नज़र रखे हुए था, मगर मेरी पत्नी पर मुझे किसी तरह का कोई शक नहीं हुआ था। एक दिन चाची रोशनी को डॉक्टर के यहाँ लेकर जा रही है। जब मैंने अपनी पत्नी से कहा कि तुम मायके छोड़ अपना घर आता हूँ, चलो तुम्हें मायके पहुँचा देता हूँ, शाम तक तुम वापस आ जाना। मेरी बात पर वह अपने मायके जाने के लिए तैयार हो गई थी। मैं उसे चाची और रोशनी निकलने ही उसके घर छोड़ आया था, और उसके मायके के दरवाजे से ही मुझे छोड़कर मैं जल्दी से घर वापस आ गया था। मैंने रोशनी को कमरे की तलाशी लेना शुरू कर दी। मुझे रोशनी के कमरे में कुछ भी नहीं मिला था, क्योंकि सबसे ज़्यादा शक मुझे रोशनी पर था। वह मेरी शादी से खुश नहीं थी। फिर मैं चाची के कमरे को तलाशी लेना शुरू कर दिया, और वहाँ मुझे कुछ भी नहीं मिला। मैंने सोचा कि एक बार मुझे अपने कमरे की तलाशी लेना चाहिए। वैसे तो मुझे नीतू पर शक नहीं था, लेकिन अपनी तसल्ली के लिए मैंने नीतू का कवर्ड और उसकी कुछ ज़रूरी सामान की तलाशी लेनी शुरू कर दी थी। मुझे उसे के सामान पे ऐसा कोई भी दवाई नहीं मिली थी। फिर भी मैं थक हार कर किचन में ठंडा पानी पीने के लिए आ गया था। जैसे मैंने शीशे के गिलास पानी लेने के लिए उठाया, तो शीशे के गिलास फिसल कर मेरे हाथों ज़मीन पर गिर गया, और मुझे दूसरे गिलास की ज़रूरत थी। तो मुझे किचन में कहीं पर नज़र नहीं आ रहा था, इसीलिए मैंने गिलास ढूंढना शुरू कर दिया। 2 कवर खोलकर देखी, जिसमें ज़्यादा किचन में आता जाता नहीं था, इसीलिए मुझे किचन के बर्तनों के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था, जानकारी भी नहीं थी। लेकिन कवर खोलने पर मुझे जो दिखाई दिया उसे मेरे होश उड़ा दिया। कवर में एक साइड को दवाइयाँ तो कुछ पैकेज पेपर्स रखे हुए थे, जो उन दवाइयों को लेकर अपने कमरे में आ गया। मैंने जब यूट्यूब पर उन दवाइयों का नाम सर्च किया, तो पता चला कि वह नामर्दी का दवाई है जो मुझे खिलाई जा रही थी। मगर अभी तक तो मैं यही समझ रहा था कि आखिर ये दवाइयाँ घर में कौन लेकर आया, क्योंकि किचन में ज़्यादातर काम मेरी पत्नी और चाची का होता है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। यह पहली तो सुलझाने के बगैर और बिगड़ती जा रही थी। मैंने किचन में जाकर टूटे हुए गिलास के टुकड़े डस्टबिन में फेंक दिए। थोड़ी देर बाद चाची और रोशनी डॉक्टर के यहाँ से आ गई थी, जबकि रात के टाइम मेरी पत्नी भी घर आ चुकी थी। अगले दिन जब मैं ऑफिस नहीं गया, तो दवाई थी मैंने अपने पास रख ली थी। मुझे किचन में यह देखना था कि इस दवाई का तलाश कौन कर रहा है। मैंने देखा कि मेरी पत्नी जब किचन के अंदर गई, तो वह नॉर्मल तरीके से अपना काम करती रही, और अपना काम करने जाने के बाद वो किचन से बाहर आ गई। मेरी नज़रें किचन पर टिकी हुई थी। दोपहर का टाइम हो गया था खाने का।
आखिरकार खाना चाची ही बनाया करती थी। मैंने पत्नी घर के बाकी काम क्या करती थी। जब चाची किचन के अंदर गई तो मैंने उन पर भी नज़र रखी, मगर यह देखकर मेरा होश उड़ गया कि किचन की तलाशी ले रही थी और ज़्यादा परेशान नज़र आ रही थी। मैं समझ गया कि चाची ज़रूर उसे दवाई का तलाश कर रही है। चाची के चेहरे पे पसीना आने लगा था। वह बार बार मुझे कबर्ड में यहाँ जहाँ पर दवाइयाँ रखी है वहाँ पर तलाशी ले रही थी और उसके चेहरे पे एक अजीब सा एक्सप्रेस था। उसी समझ में किचन में चला गया और चाची से कहने लगा, ऐसा लगता है कि चाची आप कुछ तलाश कर रही हैं। मेरी बातें सुनकर चाची शॉक्ड हो गई और कहने लगी कि खाना बना रही हूँ। मैंने कहा, नहीं, आप यह दवाई तो नहीं ढूंढ रही है। चाची ने हैरानी से देखा, मगर तुमने मेरी बेटी का फ़ायदा उठाया। तुमने उसके ही सामने इस घर में दूसरी लड़की को लाकर बैठा दिया। क्या हो जाता अगर मेरी विकलांग बेटे को एक्सेप्ट कर लेता? सारे ज़माने के सामने उसे ठुकरा दिया। मगर मुझे तुमसे उम्मीद थी कि तुम उससे शादी करोगे और तुम ऐसा नहीं किया। आखिरकार बचपन से लेकर अब तक मैंने तुम्हारी चाची और मैं तुम्हें परवरिश की थी। क्या तुम्हें मेरे और मेरी बेटी के लिए इतना नहीं कर सकते थे? मैं तुम्हारी अपनी बेटी के साथ शादी करवा कर अपनी बेटी को तुम्हारे साथ खुश देखना चाहती थी, मगर जिस दिन तुमने इस लड़की के बारे में मुझे बताया और मुझे उस लड़की को शादी के लिए जिद किया, मैं वह बीमार रहने लगी। वह पहले से ही विकलांग है, ऊपर से तुम्हारी यह बातें सुनकर और भी ज़्यादा शॉक्ड हो गई थी। वह भीतर भीतर ही मरी जा रही थी। मेरी बेटी दिन रात रोती रहती थी। दुनिया में ऐसे एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन तुमसे तो उम्मीद थी। यही वजह है कि मेरी बेटी तुम्हारी पत्नी को पसंद नहीं करते। मैं तुम्हें कहने पर इस लड़की को घर में बहू बनाकर तो ले आई, मगर मैंने इसे एक्सेप्ट नहीं किया। अपनी बहू का बदला लेने के लिए मैंने तुम्हें खाना में नामर्दी का दवाई देना शुरू कर दी थी, जिससे तुम नामर्द बन कर रहो और मेरी बीवी से हमेशा दूर रहो। जिस तरह तुमने मेरी बेटी को खुद से दूर किया है, इस तरह तुम अपनी मोहब्बत से भी दूर रहो और तुम्हें भी कोई खुशी नसीब ना हो। तुम्हारी सारी ज़िंदगी की परवरिश को यह सिला दिया है। मेरी बेटी बचपन से ही अपनी आंखों में तुम्हारे लिए सपने सजोए बैठी थी, मगर तुमने उसके सारे सपने तोड़ दिया। यह कहकर चाची फुट फुट कर रोने लगी। चाची की बात सुनकर मैंने बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि उसके दिल में मेरे लिए इतनी नफ़रत भरी हुई थी। उन्होंने मेरे साथ सब कुछ किया। रोशनी मुझसे प्यार करती थी, यह बात तो मैं कभी नहीं समझ पाया था। मुझे ऐसा ज़रूर लगता था कि मेरे करीब आने की कोशिश करती है। मुझे रोशनी का प्यार मोहब्बत वाली फीलिंग्स नहीं आती थी। मैं तो उसे अपनी बहन मानता था। कभी मैंने अपने उसके बारे में ऐसा कभी भी नहीं सोचा था। चाची ने मेरे सामने एक नई मुसीबत ला के खड़ा कर दी थी। उसकी दवाइयों की वजह से मैं नामर्द हो गया था। उन्होंने यह भी नहीं सोचा कि जिसकी उन्होंने सारी ज़िंदगी माँ बनकर परवरिश की है, उसके साथ इतना बड़ा सलूक भी कर सकते हैं। चाची की बात सुनकर मैंने कोई जवाब नहीं दिया था। वह रो रही थी। मैंने उसको तसल्ली भी नहीं दे रही थी, मगर जैसे ही मैं उसे पालता तो यह देखकर दंग रह गया कि वह किचन के दरवाजे पर खड़ी हुई मेरी पत्नी हम दोनों की वजह से चुपचाप देख रही थी। मेरी पत्नी दोनों की बातें सुन तो रही थी, मुझसे खुद नज़रें भी मिलाते हुए वह कमरे में चली गई थी। मैं भी उनके पीछे पीछे गया और उनसे बात करने की कोशिश भी की, लेकिन मैंने बताया कि मैंने तुमसे यह बात छुपाई है, उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। मेरी पत्नी कहने लगी, मैंने कोई बात नहीं, आपको अपना इलाज करवाना चाहिए। मुझे तो सिर्फ आपसे मोहब्बत है। मैं आपसे साथ किसी भी हाल पे रहने के लिए तैयार हूँ। मुझे बस आपका प्यार और साथ क्या ज़रूरत है। आपकी पत्नी की इसी में खुश है। अपनी पत्नी की यह बात सुनकर मैं एक गहरी सांस भरी, क्योंकि आपकी अपनी उसकी तरफ से मुझे यह तसल्ली हो गई थी कि मेरे लिए एक अच्छी और मोहब्बत करने वाली पत्नी साबित थी। मगर मैं चाची को इस गलती के लिए माफ़ नहीं कर सकता था। कई दिनों तक मैं चाची से बहुत नाराज़ था। रोशनी के कमरे में भी नहीं गया था।
और कई दिनों तक रिश्ते की तरह गुजारा था। मेरी पत्नी मेरा बहुत ख्याल रखती थी, मेरी सच्चाई जानने के बावजूद भी मेरे साथ अच्छी तरह से रहती थी। एक दिन हमारे यहाँ रोशनी के लिए एक अमीर परिवार के लिए रिश्ता आया था। उन लोगों ने खुद चाची को रोशनी के रिश्ते की बात की थी। उन लोगों का कहना था कि सिर्फ लड़की से मतलब है, ऐसा इसीलिए था कि लड़का का एक टांग विकलांग था और अमीर होने के बावजूद भी उसने अपने बेटे के लिए कहीं रिश्ता नहीं मिल रहा था। किसी ने उसने रोशनी के बारे में बताया था। वह लोगों रिश्ता लेकर हमारे घर पहुंच गए थे। जब चाची ने लड़की की फ़ोटो देखी तो लड़की ने पूरे परिवार के बारे में उन्हें बताया। चाची इस रिश्ते से बहुत खुश हुई थी। चाची ने रिश्ते के लिए रोशनी से मना कर दिया था और इस तरह दोनों की रिश्ता हो गई थी। चाची ने अपने किए हुए पर माफ़ी मांग ली और चाची मुझसे बहुत बड़ी थी। मैंने माँ की जगह दी थी, इसलिए मैंने उन्हें माफ़ कर दिया और 2 साल में इसी तरह गुजर गया। मेरा इलाज अभी डॉक्टर से चल रहा था। डॉक्टर के ट्रीटमेंट से मेरा लास्ट मोमेंट पर मुझे कुछ टेस्ट लिख कर दिए थे। जब आप टेस्ट करवा लेंगे तो मेरे सारे टेस्ट नॉर्मल आए और कुछ समय के बाद मेरी पत्नी भी प्रेग्नेंट हो गई। यह खबर सुनकर नीतू फूली नहीं समा रही थी। चाची मेरे पत्नी के साथ अब सब ठीक हो गया था। पुरानी सारी बातें भूल गई थी। उन्होंने कुछ भी पुरानी बातें भूलने के लिए रहा ही नहीं था। पिछले वक्त में कठिन समय से गुजारा था, मगर अब इतनी बड़ी खबर सुनने के बाद पुरानी सारी यादें भूल गई थी और मैं अपनी आने वाली ज़िंदगी की शुरुआत करना चाह रहा था। नीतू ने 9 महीने बाद एक प्यारे से बेटे का जन्म दिया। मेरे बेटे का जन्म पर रोशनी और पायल भी आई हुई थी। रोशनी को अपने हस्बैंड के साथ देखकर बहुत खुशी भी लग रहा था। दोनों खुशी से अपने अपने घर पर बसा लिए थे। मेरी दोनों बहनें ठीक थी। हम सब लोग मिलकर अपने परिवार में बहुत ही खुश रहने लगे थे। वहाँ चाची के बदले की आग में किया गया जो काम वो काफ़ी खुदगर्ज था और वह उसके लिए हमेशा से माफ़ी मांग रही थी, जिनके चक्कर में वह सामने वाले को कुछ भी कर सकती थी। वह यह बात को हमेशा माफ़ी के कगार में रखती थी। इस तरह से इंसानियत को कभी भी नीच भावना नहीं रखना चाहिए और हमेशा अच्छी सोच रखना चाहिए। क्या होता है ना, कभी कभी हम लोग जो सोचते हैं वो नहीं हो पाता है। तो आप लोग यह कहानी सुनने के बाद यह बताइएगा कि किसी के साथ किस तरह का व्यवहार करना चाहिए या फिर नहीं, और यह कहानी कैसी लगी यह भी बताइएगा। तो दोस्तों आज के लिए लेते हैं विदा। मिलते हैं कल का कहानी में कुछ अच्छे मोमेंट के साथ, अच्छी कहानी को लेके। तो लेते हैं आज आप लोगों से विदा। कल आएंगे फिर एक नई कहानी लेके। आप लोग इंतज़ार ज़रूर कीजिएगा।